रेक्टिफायर दो टाइप का होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो उस रेक्टिफायर को कंस्ट्रक्ट करना है, उसका फैब्रिकेशन अगर करना है तो आपको ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग रेक्टिफायर में इनपुट दोगे, रेक्टिफायर मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर मतलब आप लोग जो चार्जर यूज़ करते हो ना, ये चार्जर होता है, चार्जिंग करते हो ना, तो चार्जर जब हम लोग लगाते हैं तो इनपुट क्या है? एसी है, ठीक है। और मोबाइल में जो करंट जाता है वो कौन सा होता है? डीसी। तो वहां पर जो चार्जर लगाते हो वो चार्जर हो गया रेक्टिफायर। उसको हम लोग शॉर्ट में चार्जर कहते हैं क्योंकि वो चार्जिंग करता है, बट इट इज कॉल्ड एज द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल। तो ट्रांसफार्मर में सिंपली कॉइल का यूज किया जाता है। कॉइल मतलब क्या? कोई एक वायर है समझ लो, और उस वायर के अगर आपने सर्कल बना दिए, सर्कुलर लूप्स अगर बना दिए तो वो कॉइल कहलाएगा। अगर वो वायर है और उस वायर के अगर आपने ऐसे स्क्वायर वाले लूप अगर बना दिए ऐसे, तो वो कॉइल बन गया। कॉइल मतलब सिंपली जो वायर होता है उस वायर में नंबर ऑफ लूप्स बनाना और उसको एक पर्टिकुलर शेप दे देना, दैट इज कॉल्ड एज द कॉइल। पेन का जो स्प्रिंग होता है ना, पेन में स्प्रिंग होता है, इट इज द कॉइल, वो कॉइल है। अब वो कॉपर से बना हुआ है और उसमें से करंट अगर पास करोगे तो उस स्प्रिंग में से करंट पास हो जाएगा। तो स्प्रिंग भी एक प्रकार का कॉइल है। अब उसका शेप कैसा होता है? स्पाइरल। कैसा होता है वो? स्पाइरल। तो ऐसे डिफरेंट शेप के आप लोग लूप्स अगर बनाओगे तो वो कॉइल ही कहलाता है, मतलब डिफरेंट शेप के कॉइल आप लोग बना सकते हो। तो ट्रांसफार्मर में भी कॉइल का यूज किया जाता है। तो कॉइल मतलब सिंपली एक वायर जिसको एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है और नंबर ऑफ लूप्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉइल। इन दिस केस, इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, वी हैव टू यूज टू कॉइल्स। First is called as the primary coil and second is called as the secondary coil. अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो कॉइल को मेटालिक स्ट्रिप्स के ऊपर वाइंडिंग किया जाता है। मेटालिक स्ट्रिप के ऊपर, मेटालिक स्ट्रिप का जो शेप है वो इस प्रकार का होता है। ये मेटालिक शेप, ये एक होता है, और दूसरा ऐसा होता है। ये स्ट्रिप्स होते हैं। जब यहाँ पर वाइंडिंग किया जाता है, यहाँ पर और इस जगह पर, ये खाली जगह है, यहाँ पर जब वाइंडिंग किया जाता है, वाइंडिंग करने के बाद में दोनों को फिक्स कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आता है और ये वाला पार्ट यहाँ पर आता है और ऐसे फिक्स कर देते हैं। ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होती है, जैसे इसके बाजू में दूसरी स्ट्रिप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, थिन होती है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है और इसका बनता है एक बंच, और इसके अंदर वायर का वाइंडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर एक वाइंडिंग होता है और यहाँ पर एक वाइंडिंग होता है। तो यहाँ पर जो वाइंडिंग होगा वो प्राइमरी कॉइल होगा और इधर जो वाइंडिंग होगा वो सेकेंडरी कॉइल होगा। और दोनों कॉइल के बीच में एक गैप होता है। दोनों कॉइल के बीच मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं बोलेंगे, टच नहीं करती, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। और जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल में दिया जाता है, सेकेंडरी में नहीं दिया जाता। सेकेंडरी में नहीं दिया जाता, फिर भी सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है। तो यहां पर प्रोसेस होता है इंडक्शन का। कौन सा प्रोसेस होता है? इंडक्शन का। इंडक्शन और प्रोडक्शन में फर्क है। इंडक्शन में क्या होगा? इंडक्शन मतलब हमने जैसे प्राइमरी कॉइल में करंट दिया तो सेकेंडरी में तैयार हुआ, जबकि दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडक्शन। इंड्यूस्ड होना मतलब करंट दिया जा रहा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में वो करंट तैयार हो रहा है, दैट इज नॉट द प्रोडक्शन, called as induction.
करंट इंड्यूस्ड होना, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन दो टाइप का होता है, मैं यहां पर अभी बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ठीक है। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो इंडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन और सेकंड होता है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में आपको सिर्फ एक ही कॉइल लेना होता है, सिर्फ एक ही कॉइल होगा। जैसे ये कॉइल हो गया, ठीक है, एक सिंगल कॉइल है। इस सिंगल कॉइल में आप लोग अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो, एसी अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो। जब आप यहां पर करंट देते हो, अल्टरनेटिंग करंट देते हो, तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब चेंज इन करंट हो गया। करंट जब फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां पर एसी होने के कारण, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो एसी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमको पता है कि करंट पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन एसी करंट के कारण बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहां चेंज हो रहा है? तो इस कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है, इस कॉइल के अंदर चेंज हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम लोग यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय डी फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dt। जितने ज्यादा समय के लिए आप लोग एसी को पास करोगे इस कॉइल में से, उतने ज्यादा समय तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज होगा। अब इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुआ, इसका मतलब इस कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है फाई से। अगर ये चेंज हो रहा है तो उसको डी फाई बोलेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग लेंगे तो डी फाई बाय dt होगा, ठीक है। तो यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जितने ज्यादा समय के लिए एसी पास होगा, उतने ज्यादा समय तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए मैंने यहां पर डी फाई बाय dt लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फैराडे, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ की अगर बात की जाए तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जब किसी कॉइल में से करंट पास होगा और वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होगा, इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो करंट पास हुआ, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। क्या इंड्यूस्ड हुआ? ईएमएफ। ईएमएफ मींस इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी। देखो, अगर मैंने यहां पर एसी नहीं लगाया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो होने वाले हैं नहीं। क्यों फ्लो होंगे? क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, बराबर है, तो फ्लो होना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट अगर दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मतलब उस मैग्नेटिक एनर्जी के कारण उन इलेक्ट्रॉन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी तैयार होगा, ठीक है। और उस एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन मोशन करने के कारण फिर से यहाँ पर करंट मिलेगा और उस करंट को हम लोग यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? इंड्यूस्ड करंट। एक्चुअली आप लोग एसी ही दे रहे हो, करंट ही दे रहे हो, लेकिन इंड्यूस्ड करंट भी तो तैयार कर रहे हो। तो जिस सर्किट में हमको करंट चाहिए रहता है, एक्स्ट्रा का करंट चाहिए रहता है, मतलब इंड्यूस्ड करंट चाहिए रहता है, तो वहां पर ये लॉ फॉलो किया जाता है, फैराडेज लॉ फॉलो किया जाता है। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ जो है वो यूज किया जाता है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है
तो उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, तो ईएमएफ डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है और कितने समय के लिए चेंज हो रहा है। दैट मींस E इज इक्वल टू d∅dt। ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, पहला लॉ कहता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, पहला लॉ कहता है कि सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और दूसरा लॉ कहता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। तो E इज इक्वल टू d∅dt, मतलब जितने ज्यादा समय के लिए आप उस कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट पास करोगे, मतलब उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, उतना ज्यादा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी कॉइल में से करंट चेंज, किसी कॉइल में करंट चेंज होता है, मतलब किसी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल। जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, मतलब ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, तो d∅dt। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। उसके बाद में ये बताया गया कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने के बाद, क्योंकि ईएमएफ एकदम से तो इंड्यूस नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते जा रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा जहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है, लेकिन एक बार ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड हुआ तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक बार अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फिर उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो d∅ था, वो फिर से क्या हो जाएगा, phi हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, चेंज हो रहा है मतलब समझ लो इंक्रीज होते जा रहा है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद में फिर से अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो उसी वैल्यू पर एज इट इज रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा। और वो जो लॉ दिया था वो है लेंज लॉ। ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था उसको ईएमएफ अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ था। मतलब जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वही ईएमएफ उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, इसका मतलब उस वैल्यू को वो कांस्टेंट करेगा। तो ये होता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और उसके बाद में मैंने आपको लेंज लॉ बताया। दिस इज द बेसिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन में जिस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट इज कॉल्ड एज द सेल्फ इंडक्शन। रही बात म्यूचुअल इंडक्शन की, तो म्यूचुअल इंडक्शन में आपको दो कॉइल लेना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको दो कॉइल लेना पड़ेगा, एक होगा प्राइमरी कॉइल और सेकंड होगा सेकेंडरी कॉइल। यहां पर आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट दिया, यहां पर आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट दिया, मतलब प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट दिया, सेकेंडरी कॉइल में तो कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने वाला है, तो कैसे? हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़े, इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी कम होता है, मतलब सेकेंडरी कॉइल इसके मैग्नेटिक फील्ड में आता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड अप होगा, मतलब इस कॉइल में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। और सेकेंडरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, दैट मींस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल डिनोटेड बाय ईएस, एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स कहां पर चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। तो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है और उसका इफेक्ट किस में हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में, और ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है।
ऐसा नहीं कि प्राइमरी में नहीं हो रहा है, प्राइमरी में भी हो रहा है, लेकिन जब हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो ES इज इक्वल टू d∅/dt। अगर ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग लेना है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। माइनस साइन बता रहा है ये ईएमएफ इस फ्लक्स को चेंज होने से रोकेगा, मतलब ये अपोज करेगा। ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये ईएमएफ किस में इंड्यूस्ड हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। और फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में। लेकिन एक बात यह है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज होता है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में चेंज होता है। मतलब यहां पर आप ऐसा भी फार्मूला बना सकते हो, EP इज इक्वल टू माइनस d∅p अपॉन dt एंड ES इज इक्वल टू माइनस d∅p अपॉन dt। जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको s लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे? 5p ही लिखोगे। ठीक है, तो ये EP मतलब हो गया EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल एंड ES मतलब EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इस म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें प्राइमरी कॉइल में करंट दिया जाता है और सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होता है। Now about the use of transformer, ये क्लियर हो गया। It works on the principle of mutual induction. Now use of this transformer, ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है? तो मैंने आपको यूज बताया, कमर्शियल पर्पस और नॉन कमर्शियल पर्पस। आप लोगों को पता होगा अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो पोल से आता है, पोल वाली जो लाइन होती है उससे आता है। लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा कि वो पोल वाला लाइन आता कहाँ से है? एक बॉक्स होता है, 2 पोल 2 या 4 पोल ऐसे लगे रहते हैं, उसके बीच में एक बॉक्स होता है जिसको डीपी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? डीपी। वहां होता है ट्रांसफार्मर। वहां पर क्या होता है? ट्रांसफार्मर। मतलब पावर स्टेशन से आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सबसे पहले वहां पर जाता है, और वो हर जगह पर नहीं होता। मेन जो जंक्शन होते हैं वहां पर होता है। ठीक है, वहां पर होता है। मतलब वो पावर सप्लाई पहले वहां पर आएगा और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा छोटी लाइन में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पावर स्टेशन से आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाई पावर का होता है, वो हाई पावर का होता है। अपने घर में कितने वोल्ट का सफिशिएंट होता है? 230 वोल्ट, बराबर है। 230 वोल्ट का सप्लाई होता है अपने यहाँ पर। अब 230 वोल्ट का सप्लाई होता है और वहां से आने वाला जो सप्लाई होता है वो किलो वोल्ट में होता है, मतलब हजारों में होता है। अब एक एग्जांपल, 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ जाए तो क्या होगा? बर्निंग प्रॉब्लम होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा ना वहां पे। तो पावर स्टेशन से तो इतना आ रहा, मतलब हाई वोल्ट आ रहा है, पावर स्टेशन से हाई वोल्ट आ रहा है। अपने घर में कितना चाहिए? 230। पावर स्टेशन से जब वो इलेक्ट्रिसिटी निकला होगा तो इससे भी ज्यादा होगा, सिर्फ 1000 वोल्ट का नहीं होगा, इससे भी ज्यादा होगा। और वो डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 कितना हुआ समझ लो? 1000, उससे और कम नहीं हो पा रहा है। तो वहां लगाया जाता है ट्रांसफार्मर। क्या लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर। और वो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दिस इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। Transformer is an electrical device which converts high voltage at low current into low voltage at high current. ट्रांसफार्मर में V is equal to IR नहीं होता। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक सर्किट में V इक्वल टू आर मतलब ओम्स लॉ फॉलो होता है, ट्रांसफार्मर में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। V इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जहां वोल्टेज ज्यादा वहां पर करंट भी ज्यादा।
लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज के साथ में लो करंट फ्लो होता है, और लो वोल्टेज अगर हो गया तो उसके साथ में क्या होता है, हाई करंट। ये डिपेंड करता है कॉइल के ऊपर। हम जो कॉइल यूज करने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, उसका थिकनेस, साथ साथ में उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट लो होना चाहिए कि करंट हाई होना चाहिए, वोल्टेज लो होना चाहिए कि वोल्टेज हाई होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन हाई वोल्टेज के साथ में लो करंट होता है और लो वोल्टेज के साथ में हाई करंट होता है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है, सॉरी करंट इनटू वोल्टेज होता है। अब यहाँ पर अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम है ना, वोल्टेज ज्यादा है तो करंट क्या है, कम है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। दूसरा I इंटू वी, अगर वोल्टेज कम है तो करंट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, पता चला ये दोनों का प्रोडक्ट सेम है, इसका मतलब पावर सेम होता है। ये इनपुट पावर हो गया और ये क्या हुआ, आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर होता है। ठीक है ना, मैं रफ आइडिया दे रहा हूं आपको ट्रांसफार्मर का, ये एक यूज हुआ। अब आप लोग बताओ, ये ठीक है, घर के लिए ठीक है, लेकिन जहां फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, जैसे अपने एरिया में राइस मिल है, वहां पर अगर आप लो वोल्टेज दोगे तो क्या वहां की मशीनरी वर्क करेगी, नहीं। हाई वोल्टेज अगर होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा होगा तो वहां पर मशीनरी काम करेगा। तो फिर उनको अलग से तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया जाता, अलग से लाइन होता है क्या उनका, नहीं, इसी लाइन पर से इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलता है। लेकिन वोल्टेज क्या हो चुका है, लो। अब उसको क्या करना पड़ेगा, हाई, हाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अब आपको दूसरा ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा जिसमें लो वोल्टेज से किसमें कन्वर्ट हो जाए, हाई वोल्टेज में। तो इसके साथ में भी वही होता है, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ठीक है, यहां पर फिर से प्रोडक्ट अगर करोगे तो उतना ही आएगा जितना यहां पर आएगा। दैट मींस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। एंड दिस इज द सेकंड यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और साथ साथ में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं। यहां पर हाई टू लो वोल्टेज डाउन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां पर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज हो रहा है, मतलब वोल्टेज अप हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहां पर स्टेप डाउन हो गया और यहां पर क्या हुआ, स्टेप अप। तो ट्रांसफार्मर के कारण मतलब जो लो वोल्टेज हो चुका है वही लो वोल्टेज उस फैक्ट्री में जाने वाला है। तो हर फैक्ट्री के पास में खुद का एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप अप होता है, उनको मिलने वाला वोल्टेज लो होता है। फिर उनके पास में जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, लो वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, लो वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, और ये लो वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज में। और उनको जितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, उनका जो फैक्ट्री होगा उसमें जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतना वोल्टेज वो वहां से ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये पर्पस अलग हो गया और ये वाला पर्पस अलग हो गया। तो इस पर्पस के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर दो टाइप का, एक होगा स्टेप अप और दूसरा होगा स्टेप डाउन। नाउ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे, तो V is directly proportional to L होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ अगर बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है, लेंथ बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। स्टेप अप में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, और वोल्टेज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आपको
ज्यादा लेंथ वाला कॉइल यूज करना पड़ेगा, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल बड़ा होगा, और जो प्राइमरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल छोटा होगा। दिस इज द स्टेप अप। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज अगर बढ़ा इसका मतलब लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट पे आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए ना, आउटपुट पे आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो आउटपुट पे कौन सा कॉइल होता है? सेकेंडरी। इसका मतलब सेकेंडरी का लेंथ ज्यादा होना चाहिए। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्जन करने के लिए प्राइमरी कॉइल छोटा और सेकेंडरी कॉइल बड़ा। दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। सो ऑब्वियसली वोल्टेज मतलब ईएमएफ इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द ईएमएफ इन द प्राइमरी। लेकिन जिसमें वोल्टेज ज्यादा होता है वहां पर करंट कम होता है, इसका मतलब सेकेंडरी में फ्लो होने वाला करंट कम और प्राइमरी में फ्लो होने वाला करंट ज्यादा। तो अब ये रिलेशन अगर देखोगे तो क्या ये ओम्स लॉ बता रहा है क्या? नहीं। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होता। विल डिस्कस लेटर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये हो गया आपका स्टेप अप। अब स्टेप डाउन की अगर बात करेंगे तो स्टेप डाउन में हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वोल्टेज को कम करना है तो लेंथ को कम करना पड़ेगा। लेंथ को कम करना है इसका मतलब आउटपुट में आपको छोटा कॉइल रखना है, ठीक है, लेकिन इनपुट में बड़ा कॉइल रखना है, ठीक है। आउटपुट में आपको छोटा कॉइल रखना है। लेंथ कम तो यहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा, यहां पर लेंथ ज्यादा तो यहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा। कंडक्टर का लेंथ अगर बढ़ गया तो वहां पर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, और लेंथ अगर छोटा रहा तो वहां पर वोल्टेज कम ड्रॉप होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको लो वोल्टेज को ड्रॉप करना है, लो वोल्टेज लाना है, इसलिए इसका लेंथ कम। दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे, जिससे प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होगा, मतलब ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा और सेकेंडरी में कम होगा। लेकिन करंट प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में करंट ज्यादा। तो ये भी देखो, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन को अगर डिफाइन करना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? द ट्रांसफार्मर इन विच लो वोल्टेज एट हाई करंट is converted into the high voltage at low current. Step down transformer, the transformer in which high voltage at low current is converted into the low voltage at high current. Or we can define the transformer in which number of turns in the primary are less than the number of turns in the secondary, called as the step up. और step down में ऐसे भी define किया जा सकता है the transformer in which number of turns in the primary greater than the number of turns in the secondary. ऐसे भी हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब रही बात, अब ये तो कॉइल का हुआ, लेकिन ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया अभी मेटालिक स्ट्रिप्स होते हैं, चिपकी हुई रहती है, लेकिन मेटालिक स्ट्रिप जो है उसके ऊपर लैमिनेशन होता है, ध्यान में रखना। क्योंकि मेटल स्ट्रिप आयरन की होती है, तो पहला मेटल स्ट्रिप दूसरा मेटल स्ट्रिप अगर चिपक जाए तो वहां पर करंट जो होगा वो एक मेटालिक स्ट्रिप का करंट दूसरे मेटालिक स्ट्रिप में जाएगा, ठीक है। वहां पर हीट जनरेट हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, वो जो मेटालिक स्ट्रिप होता है वो थीन तो रहता ही है, उसके ऊपर एक थीन लैमिनेशन होता है, थीन लैमिनेशन। वो लैमिनेशन भी हमको बराबर दिखता नहीं, लेकिन लैमिनेशन होता है। और वो लैमिनेशन कैसा होता है? इंसुलेटिंग होता है, मतलब एक स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट दूसरे स्ट्रिप के साथ में डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो डायग्राम में उन स्ट्रिप्स को कैसे दिखाया जाएगा? तो कुछ नहीं, ऐसी दो लाइन खींच देना, ये बन गया डायग्राम ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का डायग्राम ऐसे ही दिखाया जाता है। प्राइमरी कॉइल, यहाँ पर दो ऐसी लाइन खींच दो, और ये होता है फिर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? वो आयरन स्ट्रिप्स को बता रहा है। पहले क्या होता था, जब ट्रांसफार्मर बनाया जाता था तो एक रॉड रहता था, ऐसा बड़ा रॉड रहता था, और यहाँ पर प्राइमरी कॉइल लगाते थे और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल लगाते थे। प्राइमरी कॉइल में करंट देते थे,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता था और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था। लेकिन ये रॉड है, आपने स्ट्रिप को देखा होगा, स्ट्रिप बीच में कट है, आपने ऐसा देखा होगा ना, स्ट्रिप अभी ऐसे कट है कि नहीं? अभी कट करने का रीजन क्या है? कट करने का रीजन यही है कि जब इस कॉइल में से करंट पास होता है ना, करंट बहुत ज्यादा होता है, लो करंट भी रहता है लेकिन हाई करंट भी तो रहता है ना, वोल्टेज कम रहता है लेकिन हाई वोल्टेज भी तो रहता है। उस समय क्या होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा सरफेस मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमना चालू कर देता है, वो देता है वहां पर सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट को एडी करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडी करंट। और ये अब मेटल शीट है समझ लो, तो वहां पर तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब सब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे सर्कल में घूमना चालू करेंगे तो एक दूसरे के साथ में कोलाइड होंगे, और कोलाइड होंगे तो वहां पर हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो ये कॉइल जो है वो मेल्ट होगा कि नहीं होगा? तो पुराने जमाने में यही होता था, रॉड लिया जाता था, उस रॉड के ऊपर कॉइल को बाइंड किया जाता था, लेकिन इसमें इस रॉड में एडी करंट प्रोड्यूस होता था, और एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण ये हीट जनरेट होता था, और हीट जनरेट होने के कारण ये रॉड जो है वो मेल्ट हो जाता था और ट्रांसफार्मर बर्न हो जाता था। फिर उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को घूमने ही नहीं देना है, उसको चांस नहीं मिलना चाहिए घूमने का, सर्कल में घूमने का, तो ऐसे मेटल स्ट्रिप का यूज किया गया। ये मेटल स्ट्रिप में आप लोग देखो सरफेस ही नहीं मिल रहा उसको घूमने का, क्योंकि ये कट किया जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए ट्रांसफार्मर में ऐसे कट किए हुए स्ट्रिप का ही यूज किया जाता है, ताकि एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ताकि बर्निंग प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मॉडिफाइड है, पहले रॉड का यूज किया जाता था, अब मॉडिफिकेशन किया गया और स्ट्रिप का यूज किया गया। एडी करंट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट फौकॉल्ट। साइंटिस्ट फौकॉल्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको फौकॉल्ट करंट्स भी कहा जाता है। पानी के ऊपर आप अगर कोई पत्थर ड्रॉप करो, प्लेन सरफेस है वाटर का, और पत्थर को अगर ड्रॉप किया तो वहां पर सर्कल बनते हैं ना, बनते हैं सर्कल, छोटे छोटे भी बड़े होते जाते हैं, फिर उसके पीछे और छोटे छोटे बड़े होते जाते हैं। सेम तरीके से करंट फ्लो होता है, सेम तरीके से करंट होता है, जिसको फोकल करंट्स कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडी करंट्स, उसको सर्कुलेटिंग करंट कहा जाता है। और वैसा करंट जो है वो हीट को जनरेट करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है और उस मेटल को मेल्ट कर देता है। उसको कहा जाता है व्हर्लपूल। आप लोगों ने ये वर्ड सुने हो ना, पढ़े भी है, पढ़े कि नहीं पढ़े? वॉशिंग मशीन आती है, क्यों नाम दिया गया उसको? टॉर्क होता है ना, उसमें रोटर होता है, रोटर घूमता है कि नहीं घूमता? वो व्हर्लपूल होते हैं। तो वाटर सरफेस पर जो सर्कल बनते हैं, जो छोटे सर्कल बड़े होते हैं, तो फिर उसके पीछे पीछे सर्कल, उस स्ट्रक्चर को व्हर्लपूल कहा जाता है। तो वैसा ही सेम टाइप का स्ट्रक्चर जो है इस मेटल सरफेस में होता है। इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस, जिसमें डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है, बराबर है। तो वहां पर इसी एडी करंट का यूज किया जाता है। एक चेंबर होता है, उस चेंबर के ऊपर वायर का वाइंडिंग किया जाता है, उस वायर में से एसी करंट पास किया जाता है, ठीक है। उस चेंबर के अंदर मेटल्स रखे जाते हैं, मेटल के ब्लॉक्स रखे जाते हैं। अब मेटल तो ऐसा नहीं कि वहां पर कढ़ाई लिया, गरम किया और उसको ऐसा चम्मच से घुमाया, ऐसा तो है नहीं। उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो वो जो चेंबर होता है, उस चेंबर के ऊपर वायर का वाइंडिंग होता है, उसके अंदर, उस चेंबर के अंदर ब्लॉक्स होते हैं मेटल के, जिसको मेल्ट करना होता है। तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट पास होगा उस वायर में से, तो अल्टरनेटिंग करंट पास होने से वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उस मेटल के अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो उस मेटल में सरफेस है ना, मेटल है ना, बड़े बड़े रहते हैं, तो उसमें एडी करंट मतलब सर्कुलेटिंग करंट तैयार होता है। और सर्कुलेटिंग करंट तैयार होने के कारण उस ब्लॉक में हीट जनरेट होता है, और उस हीट के कारण वो मेल्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसके जो ब्लॉक्स है, वो ब्लॉक्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं,
और जिससे फिर आपको मिलता है अलॉय। क्या मिलता है फिर? अलॉय। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में उस रॉड को एडी करंट प्रोड्यूस होने के कारण ही हटा दिया गया और ऐसे मेटल स्ट्रिप का यूज करके ट्रांसफार्मर बनाया गया।